चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और चलिए स्टार्ट हो चुका है आज का महाआगाज और सीटेट की प्रैक्टिस को बिल्कुल लेकर के चलेंगे आपके उन सभी समस्याओं, उन सभी चिंताओं, उन सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए जो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम की रुकावटें होती हैं। दोस्तों आज की इस क्लास को और भी बेहद शानदार बनाया जाएगा। आज की क्लास को और भी बिल्कुल रोचक बनाएंगे, लेकर के चलेंगे आपको उस मुकाम की ओर जो आपको दिलाएगा आपके मंजिल तक पहुंचने में सफलता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये क्लास और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए कल की क्लास में, कल आपको पता होगा कल की क्लास में हमारी आपकी बातचीत, देखिए कल की क्लास में हम नए 3 क्वेश्चन को ले लिए थे। तो बद्ध अंत वाले अधिगम अनुभव यहां तक हुआ था और आज की क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। चलिए प्रश्न नंबर 4 सीधे तौर पे कह रहा है कि पर्यावरण के 5 ई, पर्यावरण के 5 ई में शामिल नहीं है। ए कह रहा इंगेज नहीं शामिल है, कह रहा एक्सप्लोर नहीं शामिल है, कह रहा एक्सप्लेन नहीं शामिल है, कह रहा इमोशन नहीं शामिल है। आप बताओगे कि पर्यावरण शिक्षण के 5 ई में, पर्यावरण के 5 ई में कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको ये बताने के लिए ये जानना पड़ेगा कि पर्यावरण शिक्षण के 5 ई है कौन कौन। तो देखो एक तो कह रहा इंगेज, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन। एक होता है इलोबरेट, ELABORATE, इलोबरेट। और एक होता है क्या, EVALUATION, इवेल्युएशन। मतलब पर्यावरण शिक्षण के 5 ई होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलोबरेट। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 2 3 4 और 5 कहें तो इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलोबरेट और इवेल्युएशन, ये पर्यावरण शिक्षण के 5 ई होते हैं। नहीं होता है इमोशन, और अगर इमोशन नहीं होता है तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का ये सही जवाब है। लेकिन रुकिए, आपका काम सिर्फ इतने से नहीं होगा, आपका काम सिर्फ इतने से नहीं होगा, क्योंकि डेप्थ प्रश्न पूछेगा तो आप फंस जाओगे। सुनो, पहले एक पर्यावरण शिक्षक का दायित्व है कि वह, एक पर्यावरण शिक्षक का दायित्व है कि वह सबसे पहले शिक्षण का कार्य करते समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए बच्चों को उसके पर्यावरण में क्या करे, इंगेज करे, उसको शामिल करे। मतलब कहने का कि एक पर्यावरण शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आप बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आप बच्चे के सामने समस्यात्मक वातावरण लाइए। आप बच्चे के सामने जैसे ही समस्यात्मक वातावरण लाएंगे, बच्चा उसका हल ढूंढने के लिए अपने परिवेश से पहले इंगेज होगा, व्यस्त होगा, शामिल करेगा अपने आप को। फिर वो जा करके उस समस्या का वह क्या करेगा, अपने परिवेश में खोज करेगा। वह अपने परिवेश में उस समस्या की खोज करेगा। फिर खोज करने के बाद आएगा अपनी कक्षा में, वो जो कुछ भी देखा होगा, जो कुछ भी अनुभव किया होगा, उसकी व्याख्या देगा। इसका मतलब वो आपकी कक्षा में आकर के वो बच्चा एक्सप्लेन करेगा। एक शिक्षक के तौर पर आप बच्चे की व्याख्या को ध्यान पूर्वक, बच्चे को सम्मान देते हुए सुनिए। और बच्चे को सम्मान देते हुए सुनने के बाद बच्चे के व्याख्या में जो कुछ त्रुटियां, जो कुछ गलतियां, जो कुछ कमियां रह गई हो, उसको दूर करते हुए इलोबरेट, इलोबरेट का मतलब होता है सुधरा हुआ वर्णन, परिष्कृत वर्णन, थोड़ा सा पहले से बेहतर वर्णन, आप उसको करिए। और अंत में आप बच्चे का मूल्यांकन करिए कि बच्चे ने स्वतः पास पड़ोस परिवेश की खोज किया, किसी से पूछा। जैसे आपने कहा अपने परिवेश में पाए जाने वाले 4 पैर के जानवर के बारे में बताओ। अब बच्चा गया अपने परिवेश में और जा करके वो आपको बताता है कि शेर। अब बच्चे का परिवेश का हिस्सा शेर अगर नहीं है तो इसका मतलब वो किसी से पूछा होगा, उसने अपने परिवेश में खुद से जाकर के अवलोकन नहीं किया होगा। तो इन सभी चीजों का इवेल्युएशन, तो याद रखिए पर्यावरण शिक्षण के 5 ई बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पूरा उम्मीद है मुझे
कि जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों में से कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसको पर्यावरण शिक्षण के 5 ही, चाहे ये नाम इनका पूछ दे और चाहे इसके बारे में पूछ दे, आप जरूर कर जाओगे। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, एक बार सभी लोग कमेंट करिए क्या सही बात है या नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करिए। लेकिन हाँ, मतलब ये संख्या 3000 होनी चाहिए, 3000 नहीं, ये संख्या 5000 हो जानी चाहिए थी अब तक, अगर आपने शेयर किया हो तो। मतलब मैं रोज कहता हूं, मुझे रोज ये कहते हुए मुझे खुद ऐसा लगता है। फिर भी ठीक है, आप करें या नहीं करें कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं खुद ही नहीं कहूंगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं, क्लियर हो गया। मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं, क्लियर हो गया। आओ नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। तेरा पर्यावरण शिक्षण अधिगम में आकलन का संकेतक है। कह रहा वर्गीकरण, क्या ये आकलन का संकेतक होता है? कह रहा न्याय समानता के प्रति सरोकार, क्या ये संकेतक होता है? कह रहा सहभागिता, ये संकेतक होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा ये सभी होता है। देखो सुनिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लिख करके भेजिए, लेकिन सुनिए तब तक। वर्गीकरण, आपने बच्चे को कहा कि गंध के आधार पर, रंग के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर चीजों को अलग कर दो। अगर बच्चा कर पाया, अगर बच्चा कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो भी ठीक। आपने बच्चे के बारे में पता कर लिया कि कितना विकसित है बच्चे में कौन सा कौशल, आप कहोगे वर्गीकरण कौशल। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ। न्याय समानता के प्रति सरोकार, खुले हुए नल से गिरता हुआ पानी, इसे क्या करना चाहिए? बच्चे ने कहा बंद कर देना चाहिए, पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने कहा बचे हुए भोजन, रात में बचे हुए भोजन को क्या करें? कूड़े में फेंक देना चाहिए। बच्चा कहा ना, बचे हुए भोजन को कुत्ते को डाल दीजिए, गाय को डाल दीजिए, अन्य जो भूखे हैं सड़क पर उनको दे दीजिए, उनका पेट भर जाएगा। बच्चा क्या सोच रहा है? कमरे में कोई नहीं है, लाइट जल रहा है, क्या बिजली चलने देना चाहिए? बच्चा का ना, बचाना चाहिए। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का भाव क्या कहलाता है? न्याय समानता के प्रति सरोकार, या इसी को कहा जाता है न्याय समानता के प्रति बच्चे की चिंता, या न्याय समानता के प्रति बच्चे के द्वारा किया गया तर्क। क्लियर हुआ? आगे आओ। सहभागिता, सहभागिता, कोई नाटक हो रहा है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, और बच्चा उसमें चढ़ बढ़ करके भाग ले रहा है। इससे बच्चे की उसमें दिखेगी क्या? सहभागिता। इसके अलावा अपनी बातों को दूसरों के बीच कहना और दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना, अगर ये क्षमता है तो बच्चे के अंदर है क्या? सहभागिता। इज द राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, मैं प्रश्न के उत्तर के लिए नहीं मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं। मेरे भाई आप एकदम मच करके तैयार हो जाओ, बस इतना ही बात है। तैयार हो जाओ, एकदम दिल खुश हो जाए जब आपके हाथ में पेपर आए तो, बस इतना ही बात, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एनसीएफ 2005 किस शिक्षा से पर्यावरण पाठ्य पुस्तक का अनुमोदन करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। कह रहा कि एनसीएफ 2005 किस कक्षा से पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का अनुमोदन करता है? कह रहा पहली कक्षा से, दूसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा से, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या? चौथी कक्षा से। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका सही जवाब कमेंट करेंगे और फास्ट कमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। मैक्सिमम सभी के द्वारा कमेंट किया जाना चाहिए। लगभग 4500 लोग लाइव हैं और सभी के द्वारा कमेंट किया जाना चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए फास्ट कमेंट, चलिए बिल्कुल बिल्कुल फास्ट कमेंट करेंगे। सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे, और बिल्कुल एक बार शेयर सभी लोग करेंगे, एक बार शेयर सभी लोग करेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है एनसीएफ 2005, ये कहता है कि कक्षा तीसरी, कौन सी कक्षा? कक्षा तीसरी से होनी चाहिए क्या? पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक। मतलब कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5
प्राथमिक स्तर के इन 3 कक्षाओं में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा घूम रहा है और आपको जो है कंफ्यूज करता है। सुनिए, क्या 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया गया है? तो क्या इस स्तर पर बच्चे पढ़ना नहीं जानते? क्या इस स्तर पर बच्चों को पढ़ना नहीं आता? बच्चे के बस्ते का भार कम करने के लिए किया गया? ऐसे कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है, ऐसे कई प्रकार से प्रश्न पूछता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 और 2 में क्या बच्चे को पर्यावरण पढ़ाया जाता है, हाँ या ना? तो याद रखना, कक्षा 1 और 2 में, कक्षा 1 और 2 में बच्चे को पर्यावरण पढ़ाया जाता है, लेकिन 1 और 2 में पढ़ाया जाने वाला जो पर्यावरण होता है वह बच्चे को पर्यावरण की पुस्तक के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि वह पढ़ाया जाता है किसके माध्यम से? तो भाषा और किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। भाषा और गणित के माध्यम से आप कैसे पढ़ाते हो जरा समझो। जो भाषा की किताब हमने माना हिंदी की किताब है, क छोटा सा लिखा है, कबूतर बड़ा सा बना होता है। क उसकी भाग है भाषा का और कबूतर भाग है उसके किसका? पर्यावरण का, हाँ या ना? इसी प्रकार से ख छोटा सा लिखा होगा, खरगोश बड़ा सा बना है। ग छोटा सा लिखा होगा, गमला बड़ा सा बनाओ। इसका मतलब क ख ग घ भाषा का बात है और हम जो चीजें उसमें चित्र शामिल करते हैं वो बालक के पर्यावरण का भाग है। गणित को भी देख लेते, एक छोटा सा लिखा होता है, एक अंडा बड़ा सा बना होता है। एक है किसका भाग? गणित का, और अंडा बच्चे के परिवेश का। तो देखिए, जहां उदाहरण की बात होती है उसी को संदर्भित कहते हैं। तो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहां पर बच्चे के संदर्भ मतलब बच्चे के परिवेश का संदर्भित चित्रण। संदर्भित का मतलब होता है उदाहरण लेकर के। तो बच्चे के परिवेश के संदर्भित चित्रण के माध्यम से, बच्चे के परिवेश के संदर्भित चित्रण के माध्यम से बच्चे को पर्यावरण पढ़ाया जाता है। तो ये होगा कि 1, 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं। और कैसे पढ़ाते हैं? तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा, परिवेश, संदर्भित परिवेश के माध्यम से। और 3, 4, 5 मतलब कक्षा तीसरी से पर्यावरण की पुस्तक शुरू होती है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैक्सिमम बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे की ओर बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा शिक्षण सहायक सामग्री की क्या विशेषताएं हैं? ए कह रहा है कि इसमें शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। बी कह रहा शिक्षार्थियों की अधिगम का विकास होता है। सी कह रहा शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि ये सभी। देखो, शिक्षण सहायक सामग्री, सबसे पहले ऐसे ध्यान दीजिए, तोड़ देता हूं, बनने वाला प्रश्न गलत होगा ही नहीं। शिक्षण सहायक सामग्री। अब देखो दोस्त, शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है? आप जानते हो, सहायक का मतलब सहायता करने वाला और सामग्री का मतलब वस्तु। और सहायता करने वाली वस्तु किसमें है? शिक्षण में। और शिक्षण का कार्य करता है शिक्षक। तो शिक्षक के शिक्षण का कार्य करने में आसान बनाने वाली, रुचिकर बनाने वाली जो कुछ इस प्रकार की विषय वस्तु होगी वही कहलाएगी क्या? शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री वह विषय वस्तु होती है जिससे बालक या जिसकी सहायता से बालक कठिन विषय वस्तु को रोचक ढंग से सीखता है। इसमें शिक्षक सामग्री के तौर पर चित्र का प्रयोग कर सकता है, चार्ट का प्रयोग कर सकता है, कोई ऑडियो सुना सकता है, कोई फिल्म दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहीं ले जाकर के राष्ट्रीय उद्यान खेत में भी फसल दिखा सकता है। तो ये देखते, जब कोई नई चीज, आकर्षक चीज आती है, चित्र आता है, कुछ भी हमको ऐसा, हमारे पास जो वातावरण चल रहा है उसमें नई चीजें जैसे ही आती हैं वैसे ही बच्चा क्रियाशील हो जाता है। तो कह रहा है कि क्या इसमें बच्चे सक्रिय होते हैं? आप कहोगे बिल्कुल होते हैं। कह रहा अधिगम का विकास होता है। अब बच्चा चित्र देखा तो चित्र रंगीन था तो 2-3 रंग भी देख लिया। क्या केवल चित्र के बाद बच्चे में और भी अधिगम का विकास हुआ कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ हुआ। इसका मतलब यह भी सही है।
कह रहा शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। जब विविध प्रकार के चित्र, जब विविध प्रकार की नई चीजें बच्चे के सामने आती है तो इससे बच्चों में तर्क का विकास होता है, और जहां तर्क का विकास होगा वही होगा कैसा विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। अतः राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताओगे कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे आओ, प्रश्न नंबर 8। एक अच्छे परीक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कह रहा क्या वैधता इसकी विशेषता नहीं है, कह रहा क्या विश्वसनीयता नहीं है, कह रहा क्या वस्तुनिष्ठता नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या उत्तीर्ण करना नहीं। देखो समझो, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता, सबसे पहले वैधता की बात करते हैं। देखिए, आपने परीक्षण बनाया आईक्यू मापन के लिए, और वह आईक्यू को ना माप करके माप रहा है क्या? रुचि। आपका परीक्षण वैध नहीं है। मैं घर से निकला कोचिंग में आकर के आपको पढ़ाने के लिए, और मैं चला गया किसी से मिलने पीवीआर, क्या मेरी गतिविधि वैध होगी? नहीं होगी। तो आप कहोगे नहीं, मतलब परीक्षण जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है, यदि वह उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह परीक्षण वैध होगा। और यह वैधता तो परीक्षण की विशेषता है, विश्वसनीयता। आपको पीछे हमको लग रहा है ये प्रश्न आपको एक बार और आया हुआ है। विश्वसनीयता, आपने एक दुकान है राधा का, आप गए, कल्लू वाला उदाहरण छोड़ते हैं, राधा का दुकान है, आप गए राधा की दुकान पर, सामान लिए, बहुत अच्छा मीठ मीठ बतिया के बहुत अच्छा सामान दे दी। घर के छोटे बच्चे को भेजे, गड़बड़ सामान दे दी। क्या उस राधा पर आपका विश्वास बनेगा? तो आप जवाब दोगे नहीं, क्योंकि उसने विश्वसनीयता नहीं हासिल की, समय के साथ गुणवत्ता में परिवर्तन कर दिया। तो बार बार लागू किया जाए, लगभग एक समान प्रभाव छोड़े परीक्षण, तो वो विश्वसनीय है। कोई दुकानदार चाहे जिसको भेज दीजिए, अगर अच्छी गुणवत्ता का देता है तो वो परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होगा। तो आपके परीक्षण को हमेशा कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठता। अब हमें शिक्षक का इंटरव्यू लेना है और हम उससे पूछ रहे हैं क्या खा के आए हो, पत्नी यही बनाई थी क्या हुआ, गुस्सा गई थी क्या? आपका वह पूछा गया प्रश्न वस्तुनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है। अब अपनी मर्जी से पूछ रहे। वस्तुनिष्ठ का मतलब वस्तु के मूल्य के अनुसार प्रश्न को बनाना, पूछना, वह वस्तुनिष्ठता कहलाता है। क्लियर हुआ? तो यह भी होनी चाहिए उत्तीर्ण कर। क्या आप कक्षा में प्रश्न बना रहे कि बच्चा उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, हम सरल सरल प्रश्न डाल दें? नहीं, बच्चे की वास्तविक क्षमता को पता करना, इसलिए यह गलत है और यही होगा आपका सही क्या आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ मेरे भाई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर चलते हैं। लेकिन हां, आज मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूं, आज आपने शेयर नहीं किया। क्या मैं बार बार कहता हूं, मतलब आप बार बार कहते हो ये करो वो करो, मैं सुनता हूं, क्या आप एक बार नहीं कर सकते हो क्या? मतलब मेरी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि आप एक शेयर नहीं कर सकते हो? आप जानते हो कि हर अगले दिन का हौसला बढ़ता है आपके स्क्रीन पर संख्या देख करके। क्या बताओ, आज की स्क्रीन की संख्या देख करके मेरे मन के अंदर निराशा हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब बस एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, क्या इतनी छोटी सी बात आप नहीं कर सकते हैं? बताओ, फिर लानत है यार। आपने कहा कि आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, क्या मैंने जिस दिन से वादा किया मैं हूं कि नहीं हूं? क्या यही होना चाहिए क्या मेरे साथ जो आप कर रहे हैं? अरे मैंने कहा एक एजुकेशनल ग्रुप पे उठा करके एक बार शेयर कर दीजिए, बस हो गया, बस हो गया। और क्या मैं आपसे धन थोड़े, मैं कोई पेटीएम नंबर एक थोड़ी दे दिया हूं कि आप करिए। बताओ, एक छोटी सी काम नहीं कर सकते हो? हद है भाई। चलिए एक बार सभी लोग पहले शेयर करिए, सभी लोग शेयर करिए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग एक बार शेयर करिए। चलिए, चलिए ठीक है, स्टार्ट करें, चले आगे की ओर।
चलें आगे की ओर, चलिए आइए आगे की ओर आओ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कह रहा घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, कह रहा वैज्ञानिक शब्दावली को परिभाषित करना, कह रहा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, कह रहा परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। देखो समझो, कह रहा कि एक खंड करके देखो शामिल किया गया है। करके देखो का मतलब होता है, एक बात केवल समझो, करके देखो का मतलब होता है बच्चे को जो कुछ भी सिखाना उसका आधार क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे बच्चे जो कुछ भी दिखाएं करके उसका आधार होना चाहिए क्या? क्रियाशीलता। अब जो ऑप्शन क्रियाशीलता पर नहीं होगा उसको काट देंगे। जो ऑप्शन क्रियाशीलता को सेटिस्फाई नहीं कर, घर में शिक्षार्थी को व्यस्त रखना, देखिए करके सीखो, ये इसमें अच्छा ये गलत दे दिया है। चलिए घर में शिक्षार्थी को व्यस्त करना, घर में शिक्षार्थी को व्यस्त करना आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। पास पड़ोस परिवेश का अवलोकन करना, ये क्या है? पास पड़ोस परिवेश का अवलोकन करना, इसका मतलब हो सकता है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना, वैज्ञानिक शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, परिभाषा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निगेटिव होता है, ये भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव मतलब बच्चे विविध प्रकार की चीजें स्वयं करके सीखे। तो जब बच्चा क्रियाशील होकर के सीखेगा तो बच्चे में विकास होगा किसका? सृजनात्मकता का। और सृजनात्मकता का विकास होता है किससे? हस्तपरक मतलब हाथ से जो चीजें बच्चे करता है और करके जो सीखता है उसी के माध्यम से होता है, उसी के माध्यम से होता है। तो ये आपका सकारात्मक है। कर परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, क्या हमारा उद्देश्य कभी पढ़ाते लिखाते हुए बच्चे को पास करना कराना है क्या? आपका जवाब होगा नहीं। हमारा उद्देश्य परीक्षा में बच्चे को केवल पास कराना नहीं होता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा एक बात और, एक शिक्षक बालक में सृजनात्मकता का विकास कर रहा है। एक शिक्षक बालक में सृजनात्मकता का विकास करना चाहता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संचालित करनी चाहिए? तो भी आप याद रखना आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर आइए। प्रश्न नंबर 9, एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप जानते हो दत्तकार को ही हम लोग कौन सा कार्य बोलते हैं? दत्तकार को ही हम लोग बोलते हैं गृह कार्य। कर प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की पुनरावृत्ति भी, कर समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, कर शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना और कर अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना। देखिए गृह कार्य विधि से बनने वाले हर प्रश्न को क्लियर करके जाइए। देखिए क्या क्या गृह कार्य बच्चे के जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहां से? तो गृह कार्य बच्चे के जुड़ा हुआ होना चाहिए बच्चे के परिवेश से। पहली बात, गृह कार्य पाठ के हमेशा दिया जाना चाहिए कैसे भाग का? तो गृह कार्य पाठ के हमेशा दिए जाने चाहिए अंश भाग का। दूसरी बात, तीसरी बात, गृह कार्य का उद्देश्य बालक के परिवेश में जाकर बालक के द्वारा अधिगम में क्या करना? अधिगम में विस्तार करना होना चाहिए। भाई मतलब वह अपने परिवेश में जाकर के क्या करे? अवलोकन करे। और जब बच्चा किसी चीज का अवलोकन करेगा तो उसके बारे में उसको नई जानकारी मिलेगी, और जब नई जानकारी मिलेगी तो उसका अधिगम का क्या होगा? विस्तार होगा। आइए हम ऑप्शन को काट करके भी देखते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की पुनरावृत्ति मतलब क्या? आप गृह कार्य आपके देने का उद्देश्य केवल पाठ को दोहराना ही है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, इसका मतलब बच्चे के अगर आप गृह कार्य नहीं देंगे तो बच्चा कोई अच्छा कार्य ही नहीं करेगा। तो यह भी नहीं, यह भी नहीं। शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, आप बच्चे को गृह कार्य नहीं देंगे इसका मतलब आपकी कक्षा में बच्चा दुष्टता करेगा, इसका मतलब आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आप रुचिकर नहीं पढ़ाते। तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट आइए प्रश्न नंबर 11।
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? देखो, मैं पहले बेस तैयार कर रहा हूं। परसों सरल था, कल कठिन ले लिया, आज अभी इसके बाद विषय वस्तु अभी आपको थोड़ा सा कठिन टाइप का मिलेगा। देखना, कर विद्यार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंता के विषय में समझ उत्पन्न करना, कर सामाजिक मूल्यों भावनाओं के स्वास्थ्य के लिए तैयार करना, कर शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, और ऑप्शन नंबर डी कर सभी। चलिए कमेंट करेंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है? चलिए, ऑप्शन नंबर 1 है रा दोस्त, विद्यार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंता के विषय में क्या करना? समझ उत्पन्न करना। देखो समझो, एक शिक्षक बालक में, भाई अगर आप बच्चे को उसके समाज का एक सभ्य सुसंस्कृत और आप एक नागरिक बनाना चाहते हो, आदर्श नागरिक बनाना चाहते हो, आदर्श नागरिक तो बच्चा तभी बनेगा ना जब वो अपने पास पड़ोस परिवेश में उसको अवलोकन करने की, जब पास पड़ोस परिवेश में उसको सर्वाइव समायोजन करने की क्षमता पाए जाए, और वो समायोजन तभी कर पाएगा जब वो अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझ रहा होगा। तो इसका मतलब ए क्या है? सही है। कर सामाजिक मूल्यों भावनाओं के स्वास्थ्य के लिए, मतलब समाज में सामाजिक मूल्यों को समझे, सामाजिक नियमों को समझे, परंपराओं को समझे, जीवन ढंग रहने सबको सीख करके एक स्वस्थ नागरिक के रूप में वह समाज में उभरे। तो यह भी बात पूरी तरीके से सकारात्मक सही है। कर शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, आप बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ रुचिकर विषय वस्तु बताइए, हमेशा उसके दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, हमेशा वो कल्पनाशील होगा और हमेशा आपकी कक्षा में प्रश्न पूछेगा। और ये जिसकी कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब वो रुचिकर पढ़ाता, वो बच्चों में रुचि जिज्ञासा कल्पना विकसित करने में सक्षम है। अतः राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? व्यक्तिगत कारक कह रहा है स्व अध्ययन की विधि, परिपक्वता, कह रहा अभिप्रेरणा, और कह रहा उपर्युक्त सभी। तो देखिए, स्व अध्ययन की विधि, बच्चे का पोषण सही नहीं है, बच्चे का पोषण नहीं सही है, बच्चा अधिकांश समय बीमार रहता है, तो क्या बच्चा स्वाध्ययन करने का कभी अंदर से मन करेगा? आप कहोगे कि नहीं। परिपक्वता, बच्चे की मानसिक क्षमता है ही नहीं और आप जबरदस्ती उसके सामने विषय वस्तु ला करके ढकेले पड़े हो, तो क्या बच्चा सीख लेगा क्या जबरदस्ती करने पे? आपका जवाब होगा नहीं सीखेगा। आपका जवाब क्या होगा कि बच्चा नहीं सीखेगा। समझ रहे हैं? कर अभिप्रेरणा, मतलब अभिप्रेरण, इसका मतलब परिपक्वता, अभिप्रेरणा, किसी कार्य को करने की इच्छा जब अंदर से उत्पन्न होने लगेगी तो उस कार्य को बच्चा हमेशा मन लगा करके देर तक करता है। अतः राइट आंसर क्या होगा? अतः राइट आंसर प्रश्न नंबर 12 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आइए आगे की ओर चलते। प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण शिक्षण क्या है? कह रहा कि यह एक कला है, कह रहा यह एक विज्ञान है, यह एक अभिप्रेरणा है, और कह रहा ये सभी है। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षण यह समाज में, यह देखिए ऐसे ध्यान दीजिए, मैं सेंटेंस पूरा कर दे रहा हूं, इससे प्रश्न बन सकता है कि समाज में पर्यावरण शिक्षण एक प्रकार का क्या है? तो यह समाज में जीवन जीने की क्या है? कला है। पर्यावरण शिक्षण समाज में जीवन जीने की क्या है? कला है। आप ध्यान दीजिए, विज्ञान, तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में स्वस्थ आदत का विकास करना। क्या करना? स्वस्थ आदत का विकास करना पर्यावरण शिक्षण का मूल ध्येय, मूल लक्ष्य है। इसके आधार पर विज्ञान, भाई बाथरूम से मतलब खाना खाने से पहले और बाथरूम शौच से आने के बाद हमेशा हाथ धुलना चाहिए। ये आप किसके नियम बच्चे को बता रहे हो? आप कहोगे विज्ञान के। समझ रहे हो ना? अभिप्रेरणा, किसी कार्य को करने की अंदर से इच्छा उत्पन्न कर देना।
भाई हम कह रहे किसी को चढ़ा बढ़ा के आप 2-4 दिन काम करा सकते हो, लेकिन उसके बाद उस काम में उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे अगर मुझे किसी दूसरे पेशा में मैं गया होता तो अब इतना बेहतर नहीं कर पाता जितना मैं एक शिक्षक बन के कर सकता। मतलब मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर शिक्षक बनने की अभी प्रेरणा थी और उसका मैंने चयन किया और उसके आधार पर मैं अपना सबसे बेस्ट दे रहा हूं। अतः एक किसी भी व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा का गुण होना चाहिए। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण की विषय वस्तु में विषय वस्तु होनी चाहिए। आइए एक प्रश्न पर्यावरण में और हम भाषा का भी एक प्रश्न हल कराते हैं। पर्यावरण की विषय वस्तु होनी चाहिए बोलचाल की भाषा में, मातृभाषा में, तकनीकी भाषा में, इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट कमेंट करिए और आज ये विवाद आपका मैं दूर कर देता हूं, ये विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा कि पर्यावरण की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो देखो दोस्त, आप किसी भी परिवेश में जाओगे तो एक भाषा बच्चे की हो सकती है, किसकी? बोलचाल की। फास्ट कमेंट करिए, मैं कमेंट देख करके तब उत्तर बताऊंगा। और एक भाषा बच्चे की हो सकती है, कौन सी भाषा? तो याद रखना, एक भाषा बच्चे की हो सकती है मातृभाषा। एक भाषा कौन सी हो सकती है? बच्चे की मातृभाषा। एक बार कमेंट करिए जरा, मैं कमेंट देख लूं, कमेंट देख लूं एक बार मैं आपके। क्या बात है, क्या बात है, मैक्सिमम 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 का जवाब। चलिए बिल्कुल बिल्कुल स्पीड से आगे की ओर बढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, एक भाषा बच्चे के बोलचाल की हो सकती है, एक भाषा बच्चे की मातृभाषा हो सकती है। अब प्रश्न पूछता है प्रथम भाषा, क्या बच्चे की प्रथम भाषा उसकी मातृभाषा हो सकती है? तो देखो, एक माँ बाप है, वो है पंजाबी और आकर के रहने लगे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे के मातृभाषा तो हुई पंजाबी, लेकिन बच्चा बोलचाल की भाषा में सीखेगा यहाँ वाला इलाहाबादी भाषा। तो बच्चे के बोलचाल की भाषा उसकी प्रथम भाषा सदैव होगी, क्योंकि जो सबसे पहला सीखेगा वही है। लेकिन बच्चे की मातृभाषा प्रथम भाषा हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसके आधार पे जब मातृभाषा बोलचाल की भाषा दोनों आ जाए, तो बोलचाल की भाषा वो होती है जो बच्चा अपने परिवेश से सीखता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस परिवेश में वह जीवन जीता है। तो हमेशा आपका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आपका राइट आंसर? होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आओ प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं है, आवृत्ति का सिद्धांत नहीं, व्यक्ति भिन्नता का नहीं, अनिश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है। देखो, क्रियाशीलता का, एक शिक्षक को शिक्षण का कार्य हमेशा बच्चों को क्रियाशील करके करना चाहिए। तो अगर आप क्रियाशील नहीं कर रहे हो, गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हो, तो आपकी कक्षा में बच्चा बहुत अच्छा नहीं सीखेगा। इसका मतलब ये होना चाहिए। आवृत्ति का मतलब विषय वस्तु को बच्चों के सामने बार बार प्रस्तुत करिए। विषय वस्तु को आप बच्चों के सामने बार बार अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो चीजें बच्चे को तैयार हो जाएंगी, बच्चे का रिवीजन हो जाएगा। इसका मतलब यह भी सही है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, आपकी कक्षा में बैठे बच्चों की मानसिक क्षमता सभी की एक समान नहीं हो सकती। इसका मतलब ऐसा पढ़ाइए जो हर वर्ग, हर पृष्ठभूमि के बच्चे का पोषण करता हो। यह भी सही है। करा अनिश्चित उद्देश्य, बताओ निश्चित उद्देश्य लेके कक्षा में पढ़ाओगे कि ऐसे ही पढ़ाओगे कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चे के जो मन होना, जो बच्चे का व्यवहार परिवर्तन होना है वो हो जाए? एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाओगे ना, इसका मतलब ये गलत है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़िए। पर्यावरण शिक्षण का सूत्र नहीं है। चलो देखते हैं। कह रहा ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बताओ, चलिए कमेंट करिए। तो देखिए, एक शिक्षक को शिक्षण का, देखिए एक शब्द मैं लिख रहा हूं, वो शब्द क्या है? बच्चे का पूर्व ज्ञान। देखिए पूरे सूत्र को मैं इसी से काउंटर कर दूंगा। ज्ञात मतलब जो सबसे पहले शिक्षक को वो चाहिए पढ़ाना जो शामिल है बच्चे के कहां? पूर्व ज्ञान में।
जो पूर्व ज्ञान का होगा वो ज्ञात है, और पूर्व ज्ञान से धीरे धीरे बाहर की दुनिया में ले जाना चाहिए, मतलब कहां से जोड़ना चाहिए, अज्ञात से। तो ये तो बात सही है। तेरा अंश से पूर्ण की ओर, आप कोई मोटरसाइकिल देखते हो तो पहले पूरी मोटरसाइकिल देखते हो या पहले हैंडल, पहिया, ब्रेक अलग अलग देखते हो? तो आपका जवाब होगा पहले पूरी मोटरसाइकिल देखते हैं, तब उसके बाद एक एक चीजों को अलग अलग देखते हैं। इसका मतलब ये अंश से पूर्ण की ओर नहीं होता, बल्कि पूर्ण से अंश की ओर होता है। ये उल्टा लिखा है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीजें कक्षा में बच्चे के सामने दिखाई जा सकती हैं, शिक्षक को चाहिए कि सबसे पहले वो बच्चे के सामने प्रस्तुत करे, और उसके बाद शिक्षक को चाहिए कि वो चीजें जिसके बारे में बच्चे को तर्क करना, कल्पना करना। आप सोचिए, जैसे मैं कहूं कि इलाहाबाद में संगम, गंगा यमुना के जल बहते हुए मिलता है, और वह जल ऐसे बहता है जैसे लगता है कि मानो मोती बह रहा हो, और उसमें साइबेरियन पक्षी और बहता हुआ नाव ऐसा लगता है जैसे मानो, ऐसा लगता है जैसे मानो स्वर्ग दिख रहा हो। अब मैं ये कहूं कि ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा पर भी एक नदी संगम है। अब बच्चा संगम देखा होगा मूर्त रूप में, तभी वो अमूर्त चंद्रमा पर महसूस कर पाएगा। अगर नहीं देखा होगा तो ही करेगा, अच्छा होता होगा, क्या लेना देना। तो ये मूर्त से अमूर्त। जरा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तब जो चीजें प्रत्यक्ष है, बच्चे के सामने है, परिवेश का है, उनको बताइए, फिर उसके परिवेश से बाहर की ओर लेकर के जाइए। इसका मतलब गलत था ऑप्शन नंबर बी, और पूछा है कि सूत्र नहीं है, तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न नंबर 17। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? कह रहा फ्रोबेल है, मारिया मॉन्टेसरी है, किलपैट्रिक है, इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें 3 का पता चलेगा। ये किसके प्रतिपादक है? आप कहोगे किंडरगार्टन विधि के, कहोगे मारिया मॉन्टेसरी, तो ये है किसकी? मॉन्टेसरी विधि की। और किलपैट्रिक किसके है? तो ध्यान दीजिएगा, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये है किलपैट्रिक। तो किंडरगार्टन पूछा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैक्सिमम, मैक्सिमम का जवाब आने लगा। चलो आगे की ओर आओ। करा ये कारण बताओ प्रश्न होते हैं, परंतु विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करने के पश्चात विद्यार्थी अपनी कल्पना से उत्तर देता है। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी? चलिए बहुत शानदार प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न होंगे, अभिसारी होंगे, अपसारी होंगे, करा मूल्यांकन वाले प्रश्न होंगे। एक बात तो क्लियर है, ये वाला प्रश्न हमेशा जटिल देता, उलझा देता है। कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा। एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। अभिसारी कल मैंने आपको बताया था कि बंद अंत वाले, या सॉरी बद्ध अंत, ऐसे लिखिए, बद्ध अंत वाले, कल भी बता दिए, याद रखिए, इसको समझना है। और एक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि मुक्त अंत वाले। अब देखिए, जिस बद्ध का मतलब बंधे हुए दायरे में, जिसका सीमित दायरे में बच्चे को उत्तर देता है, जिसका सीमित दायरे में उत्तर देना है बच्चे को, वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अभिसारी प्रश्न। क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रश्न। और मुक्त अंत, खुला हुआ, अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से आपको बता सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप वर्णन कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप व्याख्या कर सकते हैं, वह आपका क्या होगा? वह होगा मुक्त अंत। तो देखिए, और तथ्यात्मक प्रश्न कैसे होते हैं? तथ्य बताने वाले। और मूल्यांकन वाले प्रश्न कैसे होते हैं? तो आप कहोगे क्या करने वाले? तुलना करने वाले प्रश्न होते हैं। तो देखिए, कारण बताओ प्रश्न होते हैं, परंतु विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करने के बाद अपनी कल्पना सोच के अपने स्वतंत्र रूप से बता रहा है। क्या होगा राइट आंसर आपका? क्या होगा? चलिए देखिए सही क्या बता रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल शानदार जवाब, क्या बात है, बिल्कुल। आइए प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? चलिए, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, बहुत शानदार, निगेटिव प्रश्न है, बताएंगे आप।
कि अधिन्यास, आगमन, खोज, निगमन। चलिए बताइए, कमेंट करिए, सभी लोग फास्ट कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि बच्चों में क्या करती है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती। तो देखिए अधिन्यास, अधिन्यास का मतलब आप बच्चे को असाइनमेंट देते हैं और बच्चा असाइनमेंट को पूरा करता है परिवेश में जाकर के अवलोकन करके, तो ये तो अवलोकन की क्षमता को बढ़ावा देती है। आगमन, पहले बच्चे को उदाहरण बताते हैं तब नियम बताते हैं और इसके आधार पर बच्चा उदाहरण के आधार पर अपने परिवेश का करता है क्या, अवलोकन। खोज, खोज में भी बच्चा अपने पास पड़ोस परिवेश में जाकर के खोज करेगा और खोज करने के क्रम में वो अवलोकन करेगा। निगमन, पहले बच्चे को नियम बता दीजिए और उसके पश्चात उदाहरण बताइए। तो ये नियम बता दिया, क्या बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी है क्या कि बच्चा नियमों को बेहतर तरीके से समझेगा उसके बाद उदाहरणों को समझेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, इसलिए नहीं होना। और 1 से 5 के स्तर पर, 1 से, आज की कक्षा लाइव है, देखियो मेरे कक्षा में अक्सर ऐसा होता है, आज की कक्षा केवल लाइव है, आप समझना इस बात को। तो ये ध्यान देना कि यह 1 से 5 तक के बच्चों के लिए निगमन विधि नहीं होती है, या इस स्तर पर बच्चे की मानसिक परिपक्वता इतनी नहीं होती है वह पहले नियम समझे फिर उदाहरण समझे। इसलिए एक शिक्षक को निगमन विधि से नहीं पढ़ाना चाहिए और ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए आगे की ओर, चलिए आगे की ओर चलते हैं और आइए प्रश्न नंबर 20। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक कह रहा कि विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना, कह रहा शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना, कह रहा अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, कह रहा शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, इसके लिए हम आपका कमेंट लेंगे। चलिए सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे, बिल्कुल फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोग फास्ट कमेंट करें, बिल्कुल बिल्कुल आगे की ओर बढ़िए, बिल्कुल आगे की ओर बढ़िए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैक्सिमम 20 का भी बता रहा है। आइए देखते हैं क्या सही हो सकता है। देखो दोस्त, 4 के चारों ऑप्शन, 4 के चारों ऑप्शन सही डाले गए हैं, चारों सकारात्मक डाले गए। अब जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, जो सबसे ज्यादा आपका सशक्त होगा, वही आपका क्या होगा, वही आपका जवाब होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा कि विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन की क्षमता को आगे की ओर सबसे बेहतर बढ़ाने वाली पर्यावरण शिक्षण की विधि कौन सी है? तो आप याद रखना, सीधे तौर पर यह विधि है भ्रमण विधि। सीधा सीधा प्रश्नोत्तर की बात किया है। जब आप बच्चे के सामने कोई प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा अपना तर्क देगा और एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे के तर्क को समझे, बच्चे के तर्क को सम्मान दे, बच्चे के तर्क को स्वीकार करे और ये सभी सम्मान स्वीकार, ये सभी क्रियाकलाप करते हुए अपने मतलब शिक्षार्थियों को अपने विचार को प्रकट करने का अवसर दे। समझ रहे हैं? और क्या कह रहा है? अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ये किसका है? तो ये है दत्त कार्य का। और सहयोगात्मक अधिगम का कार्य क्या होता है? तो याद रखना कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्य होता है कि शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन हाँ मतलब आज भी 7500 लोग हो लेकिन लाइक नहीं किए हो, तो ये कोई बात होती है क्या? ये कोई बात होती है क्या? नहीं। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पे हम विराम देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी अपनी मंजिल पर पहुंचे, ऊंचाइयों की ओर पहुंचे, आप जीवन में आगे की ओर बढ़ें, आप सभी लोग सदैव उन्नति करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। यूपी टेट सुपर टेट के लिए आप सभी भाई बहनों को दिया जाने वाला भारी डिस्काउंट अब 30 दिसंबर तक उपलब्ध है। सभी भाई बहनों के लिए ये अंतिम अवसर है। निश्चित रूप से 5 दिसंबर और 15 दिसंबर का जो बैच यूपी टेट और सुपर टेट का प्रारंभ हुआ है, ये अंतिम बैच आप सभी भाई बहनों का कैसे आप प्रवेश लेंगे इसके विषय में हम आपको बता दे रहे हैं। पहली बात तो प्ले स्टोर से चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप आप डाउनलोड करेंगे। क्रिएट अकाउंट को आप क्रिएट कर लेंगे। पहले से आईडी आपकी बनी हुई है तो लॉगिन आप कर लेंगे, और अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पे क्लिक कर लेंगे। टीचिंग जॉब में आपको यूपी टेट और सुपर टेट का कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स की बात किया जाए तो 5 दिसंबर यूपी टेट का बैच है और 15 दिसंबर सुपर टेट का बैच उपलब्ध है। अब देखिए, बाई करने के बाद बाई करते समय एक चीज आप ध्यान रखिएगा, C2020 ये कूपन कोड हम आपको बता दे रहे हैं। जब ये कूपन कोड आप लिख देंगे और अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा जो फीस आपको दिख रहा है। तो बाई करने के बाद मेरे भाई चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के बिल्कुल सामने 3 लाइनें हैं, यहां पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे परचेज कोर्स आएगा। परचेज कोर्स के बाद ऑल वीडियोज, मॉडल पेपर, ये आपको विकल्प दिखाई पड़ेंगे। ऑल वीडियोज में यहां पे आपको लाइव क्लासेस बिंदास आप यहां पे देख सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, ये कुछ मोबाइल नंबर हैं आपकी मदद के लिए, लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, बहुत अधिक कॉल होते हैं इसलिए नंबर बिजी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको एडमिशन प्रोसेस बताया है। आप प्रोसेस कर लीजिए और मुस्कुराइए। आप चंद्रा में हैं। तमाम जो चयनित भाई बहन हैं उनसे आप जरूर चंद्रा के बारे में आप पूछिए। पिछले वर्ष जिस तरह से सीधे पैसेज तक परीक्षा में आ गया था सुपर टेट के, यूपी टेट सुपर टेट में जिस तरह से सीधे सीधे चंद्रा इंस्टीट्यूट ने प्रश्नों को फंसाया है। चंद्रा इंस्टीट्यूट अलग से टीचर के अलावा एक्सपर्ट भी रखता है, ये केवल चंद्रा इंस्टीट्यूट करता है, ताकि हर हाल में हमारे भाई बहन सफल हों। एक मेहनती टीम से जुड़िए, समर्पित टीम से जुड़िए।